तो हे गाइस, मैं हूं केकेजेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केकेजेड प्रोडक्शन सरफेस फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप किसी भी बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं या फिर आप सीएससी के थ्रू बैंक बीसी लेना चाहते हैं या फिर बाहर से भी आप अपना यदि बैंक बीसी या सीएसपी सेंटर खोलना चाहते हैं फ्रेंड, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड, यदि आप सीएसपी सेंटर लेना चाहते हैं या फिर बैंक बीसी बनना चाहते हैं तो फ्रेंड आपको आईबीपीएफ का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड यदि जब तक आप आईबीपीएफ का एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे तब तक आपको बैंक बीसी नहीं दिया जाएगा और ना ही आप किसी भी बैंक के लिए, चाहे आप एसबीआई के लिए, पंजाब नेशनल के लिए, आईडीबीआई के लिए, सेंट्रल बैंक के लिए या फिर ग्रामीण बैंक के लिए, किसी भी बैंक के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास आईबीपीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं ऑलरेडी आईबीपीएफ के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है कि वीडियोस रिलीज किए हुए हैं फ्रेंड। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हिंदी में फ्रेंड यहाँ पर रिलीज कर चुका हूँ और इंग्लिश वाला वीडियो मेरा ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप वहां पर जाके चेक करके आप रीड कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आईबीपीएफ बैंक बीसी एग्जामिनेशन 2023 आईबीपीएफ एग्जामिनेशन। ठीक है फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, आंसर की पीडीएफ। ठीक है, देख सकते हैं ऑलरेडी मैं पार्ट 2 रिलीज कर चुका हूँ हिंदी का। ठीक है, जिसमें कि मैंने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन कराया था, पार्ट 2 पे 50 क्वेश्चन कराया था और आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 देखेंगे फ्रेंड हिंदी में। ठीक है, आईबीपीएफ एग्जामिनेशन तो आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि आपने वो प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है दोनों वीडियो, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। और यदि फ्रेंड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और मेरा चैनल है, मेरा जो वेबसाइट है kkezproductionsurface.in, आप वहां पर विजिट करें फ्रेंड। ठीक है, दोनों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर सिंपली तरीके से मैं यहाँ पर जो है कि क्योंकि मैं आज जो है क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ 101 से कराऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं पार्ट 3 कराने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड जो मेरा यहाँ पर 101 क्वेश्चन है। देख सकते हैं ऋण के एनपीए होने का क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड, ऋण पर ब्याज बैंक द्वारा अर्जित नहीं किया जाता है। ठीक है, बी है बैंक को उस वर्ष अर्जित लाभ में से कुछ अलग रखना होता है। सी है बैंक को अधिक पूंजी प्रदान करनी होती है। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको डी ऑप्शन पे टिक लगाना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 102 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संपत्ति एनपीए नहीं है। ठीक है, एनपीए नहीं है फ्रेंड बताया जा रहा है। ठीक है, तो ए है मानक संपत्ति, बी है मानक संपत्ति, सी है संगित संपत्ति और डी है हानि संपत्ति। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन होगा, मानक संपत्ति। मानक संपत्ति जो होता है फ्रेंड वो एनपीए नहीं होता है। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर सिंपली तरीके से 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक संपत्ति को संदिग्ध कहा जाता है अगर यह डैश के लिए उपमानक श्रेणी में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड ए है 3 महीने, बी है 6 महीने और सी है 12 महीने और डी है 24 महीने। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड सिंपली तरीके से देख सकते हैं 12 महीने। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, सब क्वेश्चन को एक बार रीड करना है और रीड करने के बाद फ्रेंड यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो आपको सिंपली तरीके से जो है कि टिक लगा देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी 12 महीने। इसके बाद देखिए फ्रेंड 4 क्वेश्चन है। एक ऋण में यदि चुकौती ईएमआई के रूप में तय की जाती है तो यह एनपीए बन जाता है यदि ब्याज और या रिश्वत किस्त या दिनों में अधिक अवधि के लिए अति देर रहती है। तो ए है फ्रेंड 30 दिन, बी है 60 दिन, सी है 90 दिन और डी है 180 दिन। तो आपको 180 दिन पे टिक लगा देना है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि 180 दिन से अधिक अवधि के लिए अति देर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन है 180 दिन। इसके बाद 105 क्वेश्चन है फ्रेंड, कृषि खंड में एक छोटी अवधि का फसली ऋण एनपीए बन जाता है यदि मूलधन और या ब्याज की किस्त डैश फसल मौसम के लिए अति देर रहती है। तो फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन है ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं ब्याज की किस्त जो है वो 2 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो बी इज राइट आंसर। इसके बाद कृषि खंड में एक लंबी अवधि की फसली ऋण एनपीए बन जाता है यदि मूलधन की किस्त और ओडी ब्याज डैश फसल मौसम के लिए अति देर रहता है। ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1। ठीक है, 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, तो आप 1 पे टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड 7वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी रिकवरी उपाय नहीं है? तो ए है उधारकर्ताओं का दौरा करना, बी है उधारकर्ताओं को नोटिस भेजना, सी है न्यायालय में मुकदमा दायर करना, या डी है सार्वजनिक रूप से उधारकर्ता को शर्मसार करना। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें रिकवरी का जो फ्रेंड जो उपाय है ये नहीं होता है। ठीक है, आप किसी को शर्मसार नहीं कर सकते, बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता का दौरा कर सकते हैं आप, उपभोक्ताओं को नोटिस भेज सकते हैं आप, न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन आप उसे जलील नहीं कर सकते। तो डी है सार्वजनिक रूप से उधारकर्ता को शर्मसार करना, तो डी ऑप्शन इज राइट होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 8 क्वेश्चन है, बैंक द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो बैंक आपको ऋण देती है फ्रेंड उसको अग्रिम के रूप मतलब किस रूप में और भी जाना जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, ए है देयताएं, बी है संपत्ति, सी है संपत्ति और देनदारियां, और डी है संपत्ति और आसनतिक देनदारियां। ठीक है, तो फ्रेंड बी जो ऑप्शन होगा इसका राइट होगा, संपत्ति के श्रेणी में आएगा वो। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। 109 क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों की संपत्ति श्रेणी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ए है मानक संपत्ति, बी है हानि संपत्ति, सी है संगित संपत्ति और डी है अर्ध मानक संपत्ति। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, अर्ध मानक संपत्ति। इसके बाद देखिए फ्रेंड 110 क्वेश्चन है, बैंक अपनी संपत्ति को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा? तो ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड डी होगा, डी 4 होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है, डी इज अ राइट आंसर। ठीक, इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर दिया हुआ 111वां क्वेश्चन है, यदि कोई ऋण अधिक समय तक एनपीए में रहता है तो यह डैश हो सकता है। तो ए है पुनः प्राप्त करने योग्य, बी है अपरिवर्तनीय, सी है बैंक के लिए अच्छा और डी है अधिक लाभ देता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा बी अपरिवर्तनीय। ठीक है, अपरिवर्तनीय बी इसका राइट आंसर होगा, तो इसके ऊपर आप टिक लगा देंगे। इसके बाद फ्रेंड 12वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं एक मजबूत बैंक के रूप में माने जाने के लिए इसकी अधिकांश संपत्ति किस श्रेणी में होनी चाहिए? ठीक है, तो फ्रेंड ए है मानक संपत्ति, बी है उपमानक संपत्ति, सी है संकित संपत्ति या डी है हानि संपत्ति। तो फ्रेंड संकित संपत्ति और हानि संपत्ति तो हो नहीं सकती है, तो एक बैंक को मजबूत घोषित करने के लिए फ्रेंड ए है मानक संपत्ति होना चाहिए उसके पास, तो ए इज अ राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक की मानक संपत्ति की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो बैंक की मानक संपत्ति की विशेषता नहीं है बताया जा रहा है। ठीक है, तो ए है यह आय उत्पन्न करता है, बी है यह बैंक की बैलेंस शीट के लिए अच्छा है, सी यह बैंक के परिचालन लाभ को कम करेगा और डी है बैंक के अधिकांश कर्जदार नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड सी, यह बैंक के परिचालन लाभ को कम करेगा। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे ग्राहकों की एक आम शिकायत है? ए है खाता खोलने में कठिनाइयां, बी है पासबुक अपडेट करने में देरी और सी है खाते का विवरण या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड छोटे ग्राहकों की जो आम शिकायत होती है फ्रेंड, देखिए कभी भी आप बैंक के अंदर जाएंगे तो खाता खोलने में कठिनाई होती है, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है, पासबुक में अपडेट करवाना रहता है तो उन्हें परेशानी होती है, खाते के विवरण में उन्हें दिक्कत होती है। तो ये सभी चीजें एक आम आदमी की शिकायत में रहती है बातें। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड 15वां क्वेश्चन है, शिकायत निवारण के लिए मॉडल नीति के दिशा निर्देश क्या है? तो ए है उपचार में निष्पक्षता, बी है व्यवहार में शिष्टाचार, डी है समय पर समाधान और डी है उपरोक्त सभी। तो ए ऊपर के तीनों सही होंगे फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त में सभी। इसके बाद देखिए फ्रेंड 116 क्वेश्चन है, ग्राहकों की शिकायतों का कारण। ठीक है, तो ए है कर्मचारियों के व्यवहार संबंधित पहलू, बी है अपर्याप्त सेवा और सी है फ्रेंड 1 और 2 दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण नहीं होता है फ्रेंड, कर्मचारी उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनका एटीट्यूड अलग होता है और फ्रेंड यहाँ पर अपर्याप्त जो सर्विसेज हैं वो नहीं दी जाती है, तो दोनों होगा फ्रेंड, तो सी इज द राइट आंसर 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड 117 क्वेश्चन है, शिकायतों के समाधान के लिए कौन जिम्मेदार है? तो फ्रेंड देखिए शिकायतों के समाधान के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ए है शाखा प्रबंधक, बी है सेवा प्रबंधक, सी है कियोस्क ऑपरेटर और डी है कियोस्क ऑपरेटर। तो इसके लिए फ्रेंड मैनेजर होता है जिसे कि शाखा प्रबंधक कहा जाता है, तो ए इज द राइट आंसर होगा शाखा प्रबंधक, क्योंकि फ्रेंड वहां पर जितने भी नियम या फिर उनके समाधान ग्राहकों को संतुष्ट रखना, उनका समाधान प्रोवाइड करना वो मैनेजर का काम होता है, शाखा प्रबंधक का। ठीक है, कि स्टाफ कैसे काम कर रहे हैं, किस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो शाखा प्रबंधक का काम होता है, तो ए इज राइट आंसर। 118 क्वेश्चन है फ्रेंड, बैंक की शाखाओं में ग्राहक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ए है ऑप्शन मासिक किसी भी कार्य दिवस पर, बी है 15 दिनों में एक बार,
सी है मासिक 15 तारीख को और डी है शुक्रवार को साप्ताहिक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा सी मासिक 15 तारीख को। ठीक है, इसके बाद 119 क्वेश्चन है फ्रेंड, शाखा प्रबंधक द्वारा ग्राहक की शिकायतों को कितने दिनों के भीतर हल करने की आवश्यकता होती है। कोई भी ग्राहक यदि फ्रेंड मैनेजर के पास, ब्रांच मैनेजर के पास या शाखा प्रबंधक के पास कोई भी अपनी शिकायत लेके जाता है तो कितने दिनों के अंदर जो है कि फ्रेंड मतलब उसका निवारण होना चाहिए, उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। ए है 30 दिनों के भीतर, बी है 7 दिनों के भीतर और सी है 7 दिनों के भीतर और बी है 30 दिनों के भीतर और फ्रेंड यहाँ पर डी है 10 दिनों के भीतर। तो फ्रेंड 1 वीक के अंदर जो है कि उसका जो निवारण या फिर सोल्यूशन है वो शाखा प्रबंधक या मैनेजर के थ्रू दिया जाना होता है। ठीक है, अदरवाइज जो ग्राहक होता है उससे हाई अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है फ्रेंड। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 120 क्वेश्चन है, यदि कोई ग्राहक बैंक में शिकायत समाधान से संतुष्ट नहीं है तो निम्नलिखित में से किस संगठन से संपर्क किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड वही क्वेश्चन मैं भी आपको बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यदि जो ग्राहक होता है यदि वो असंतुष्ट है तो देखिए फ्रेंड ए ऑप्शन है बैंक के उच्च अधिकारी से, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, सी है बैंकिंग लोकापाल, ठीक है, और डी है जिला कलेक्टर। तो फ्रेंड देखिए बैंक के उच्च अधिकारी के पास जाने की भी उसको फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि उसका समाधान उससे, यदि बैंक मैनेजर नहीं सुन रहा है तो उससे ऊपर वाला जो अधिकारी है वो उसका सोल्यूशन जरूर करेगा। बी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड इस छोटी सी चीज के लिए आरबीआई के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। देख सकते हैं फ्रेंड सी ऑप्शन है बैंकिंग लोकापाल। तो आपको बैंकिंग लोकापाल के ऊपर यदि ब्रांच मैनेजर यदि काम नहीं कर रहा है तो आप बैंकिंग लोकापाल के पास जा सकते हैं। फ्रेंड डी है जिला कलेक्टर के पास भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। ठीक है, 121 क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे बैंकिंग लोकापाल बोर्ड पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड ए है शिकायतें प्राप्त करने की व्यवस्था, बी है बैंक के नोडल अधिकारी का विवरण, सी है बैंकिंग लोकापाल और डी है कियोस्क ऑपरेटर का नाम। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसमें ये तीनों तो ऑप्शन आ जाएंगे लेकिन फ्रेंड इसमें कोई रोल नहीं होता है डी कियोस्क ऑपरेटर का नाम। ठीक है, कियोस्क ऑपरेटर का कोई नाम नहीं होना चाहिए वहां, तो डी इज अ राइट आंसर। 122 क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रेसित शिकायतों के निवारण के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो अग्रेसित शिकायतों के निवारण के लिए वित्त मंत्रालय ने मतलब कितने दिन की समय सीमा प्रोवाइड की है मंत्रालय के अंदर। ठीक है, तो देख सकते हैं ए है 15 दिन, बी है 21 दिन, सी है 7 दिन और डी है 30 दिन। तो फ्रेंड इसके लिए 3 वीक्स का समय बनाया गया है 21 दिन का, तो बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर से 123 क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकापाल योजना किस वर्ष अस्तित्व में आई। ठीक है, जो बैंकिंग लोकापाल थी फ्रेंड वो किस वर्ष जो है कि यहाँ लागू की गई थी। देखिए फ्रेंड ए है 1947, बी है 1941, 1981 और सी है 2006 और डी है 2001। तो इसका जो इन्वेंट्री हुआ था फ्रेंड बैंकिंग लोकापाल का वो था सी 2006 के अंदर। ठीक है, तो 2006 इज राइट आंसर। इसके बाद 124 क्वेश्चन है फ्रेंड, बैंकिंग लोकापाल का कार्यकाल क्या है। बैंकिंग लोकापाल का कार्यकाल क्या है। तो फ्रेंड ए है 3 साल, बी है 2 साल, सी है 5 साल और डी है 6 साल। तो सी जो होगा फ्रेंड 5 साल इज अ राइट आंसर। सी ऑप्शन जो होगा इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है, तो सी इज अ राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 125 क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकापाल की सिफारिशों को लागू करने की समय सीमा क्या है। तो देखिए फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है ए है 15 दिन, बी है 30 दिन, सी है 21 दिन और डी है 60 दिन। तो फ्रेंड इसका जो सिफारिशों को लागू करने का जो समय सीमा है वो फ्रेंड 60 दिन होता है, 2 मंथ्स। ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर, 60 डेज। ठीक है, तो इज अ राइट आंसर। जो भी रेड मार्क आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्रेंड वो आंसर सही है। ठीक है, जो भी रेड मार्क लगाया हुआ है वो राइट आंसर होगा आपका। 126 क्वेश्चन है फ्रेंड, बैंकिंग लोकापाल द्वारा अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ए है नुकसान की राशि का दुगुना, बी है 10 लाख रुपए से अधिक, सी है दावा की गई राशि और कानूनी शुल्क और डी है अधिकतम 5 लाख रुपए। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड बी 10 लाख रुपए से अधिक इज राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 127 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का समाधान बैंकों को कितने दिन में करना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का समाधान ठीक है बैंकों को कितने दिन में करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, जो प्रधानमंत्री के थ्रू कार्यालय के थ्रू जो शिकायत बैंक के लिए की जाती है तो उसका जो समाधान है इसका सोल्यूशन जो है कितने दिन के अंदर निकलना चाहिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं ए है 21 दिन, बी है 15 दिन, सी है 7 दिन और डी है 30 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड 7 दिन के भीतर जो है इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा जो शिकायत आएगा उसको बैंक को 7 दिन के अंदर सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर
128 क्वेश्चन है, आरबीआई की भूमिका क्या है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका क्या है फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, ए जो है मौद्रिक नियंत्रण, बी है बैंक पर्यवेक्षण और सी है बीसी को नियंत्रित करें। ठीक है फ्रेंड, तो बीसी को नियंत्रित करना आरबीआई का काम नहीं है, मौद्रिक नियंत्रण जरूर है, बैंक पर्यवेक्षक जरूर है। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड डी होगा, ए और 2 दोनों। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 129 क्वेश्चन है फ्रेंड, सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड, ए है वर्तमान आरक्षित अनुपात, बी है नगद आरक्षित अनुपात, सी है कैश रिटर्न अनुपात और डी है वर्तमान पूंजी अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड बी होगा, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, जो सीआरआर का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड 130 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, कौन सा ऐसा बैंक है जो वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड, जो ए आंसर है एनबीएफसी। ठीक है, एनबीएफसी, बी है विदेशी बैंक, सी है निजी बैंक और डी है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक। तो फ्रेंड जो वाणिज्य बैंक में सिर्फ ए वाला बैंक नहीं आता फ्रेंड, एनबीएफसी बैंक। ठीक है, तो ए इज अ राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 131 क्वेश्चन है, एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड, तो देख सकते हैं ए है मानक तरलता अनुपात, बी है वैधानिक तरलता अनुपात, सी है राज्य तरलता अनुपात और डी है क्षेत्र तरलता अनुपात। तो बी ऑप्शन राइट होगा, वैधानिक तरलता अनुपात इज अ राइट आंसर। 132 क्वेश्चन है फ्रेंड, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई, ठीक है, बीमा के लिए क्या अनिवार्य है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए ए है पैन कार्ड, बी है आधार कार्ड, सी है बैंक खाता और डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए ये दो ऑप्शन यदि आपके पास नहीं भी है तो चल जाएगा फ्रेंड, क्योंकि जो पीएमजेजेबीवाई और जो पीएमएसबीवाई, ठीक है, तो फ्रेंड इसके लिए जो है कि आपके पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, बैंक खाता। इसके बाद देखिए फ्रेंड 133 क्वेश्चन है, आईआरडीआई, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है। तो ए है भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण, बी है भारत के अंतर्राष्ट्रीय नियामक और विकास प्राधिकरण, सी है इंस्टेंट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डी है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड, तो इसके ऊपर आपको टिक लगाना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 134 क्वेश्चन है, आईआरडीआई किस क्षेत्र का नियामक है। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड जो आरडीआई होता है वो किस क्षेत्र का नियामक है, या फिर वो कौन रूल रेगुलेटरी जो है कि जो आईआरडी का रूल रेगुलेटरी किस क्षेत्र में लगता है। तो फ्रेंड ए है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य, सी है बीमा और डी है प्रदूषण। तो फ्रेंड जो आरडीआई होता है वो एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट होती है, जो कि बीमा से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे कि आपका रैप एग्जाम हो रहा है फ्रेंड, तो आपको दिखेगा कि आपका रैप एग्जाम का सर्टिफिकेट जो आईआरडीआई के थ्रू ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये बीमा से कनेक्टेड है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, बीमा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 135 क्वेश्चन है, एनपीएस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो एनपीएस जो होता है किससे संबंधित होता है, एनपीएस। ठीक है, तो ए बैंकिंग से, बी पेंशन से, सी भुगतान से और डी बीमा से। तो फ्रेंड एनपीएस आपको पता होगा कि भी एनपीएस का बहुत आपने न्यूज सुना होगा। एनपीएस जो होते हैं जो पेंशनर के लिए होते हैं, एनपीएस भर के आप उतना रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड जो एनपीएस है उसका रिलेशन किससे है, पेंशन से। तो ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी होता है फ्रेंड एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीमा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एनपीएस का, तो पेंशन से कनेक्शन है, तो बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 136 क्वेश्चन है, सरकारी बैंकों की कौन सी गतिविधि नहीं है। ठीक है, जो सरकारी बैंकों की कौन कौन सी गतिविधियां नहीं है उसमें से चूज करना है आपको। ए जमा स्वीकार करना, बी है जनता को पैसा उधार देना, सी है जनता को पैसा उधार देना और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो जनता को पैसा उधार देना फ्रेंड जो है कि सरकारी बैंकों की गतिविधियां नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको टिक लगाना है। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद 137 क्वेश्चन है, भारत में एक कुशल भुगतान और निपटान सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। ए है आरबीआई, ठीक है, बी है एसबीआई, सी है नाबार्ड और डी है पीएनबी। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए भारत में कुशल भुगतान और निपटान सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो फ्रेंड देखते हैं एसबीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक है फ्रेंड। ठीक है, नाबार्ड भी एक बैंक है और पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है भी बैंक है। तो फ्रेंड ये बैंक है, ये किसी भी बैंक की रेगुलेटरी जनरेट नहीं करते या फिर रूल रेगुलेशन नहीं बनाते। ये जो है टोटल फॉलो करते हैं आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई जो होती है फ्रेंड
हर बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी नियम कानून होते हैं वो आरबीआई बनाती है। ठीक है, ठीक है, आरबीआई के नियम को पालन करना होता है सभी बैंकों को। तो इसका राइट आंसर होगा ए, आरबीआई। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड 138 क्वेश्चन है, बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो ए है सरकार की नीतियां, बी है आरबीआई नीति, सी है लास्ट माइल डिलीवरी, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड सी, लास्ट माइल डिलीवरी। ठीक है, इज अ राइट आंसर। इसके बाद 139 क्वेश्चन है फ्रेंड, किन औपचारिक वित्तीय संसाधनों ने साबित किया कि यह पिरामिड के नीचे तक पहुंच सकते हैं? ठीक है, तो ए है बैंकिंग, बी है सूक्ष्म वित्त संस्थान, सी है सरकारी संगठन, और डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड सूक्ष्म वित्त संस्थान। ठीक है, तो बी इज अ राइट आंसर। 140 क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा उचित व्यापार मॉडल के साथ वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों तक पहुंचकर औपचारिक वित्तीय प्रणाली के लिए एक लाभ नहीं है? तो ए है विशाल क्षमता का एहसास कर सकते हैं, बी है अपवर्जित से पूरी नहीं की गई मांग को पूरा कर सकते हैं, सी है सरकार से भारी कर छूट प्राप्त कर सकता है, और डी है देश के समावेशी विकास में योगदान दे सकता है। तो सी जो है फ्रेंड सरकार से भारी कर छूट प्राप्त कर सकता है। तो सी इज राइट आंसर होगा। 141 क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेश के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं है? ए है बचत, बी है वहन योग क्रेडिट, सी है सतत आजीविका, और डी है वित्तीय सलाह। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा सी, सतत आजीविका। ठीक है, सतत आजीविका। 142 क्वेश्चन है, जब निम्न आय वर्ग के पास वित्तीय उत्पादों और वित्तीय संसाधनों की सेवाओं तक पहुंच नहीं है तो यह डैश को जन्म दे सकता है? तो ए है वित्तीय समावेशन, सी है वित्तीय लेन देन, और सी है वित्तीय लेन देन, और डी है वित्तीय सलाह। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड सी, वित्तीय लेन देन। वित्तीय लेन देन इसका राइट आंसर होगा। 143 क्वेश्चन है फ्रेंड, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के विस्तार की पहुंच में प्रमुख मुद्दा क्या है? तो ए है इच्छा और इरादा, बी है अव्यवहारिक और लेन देन लागत, सी है बैंकिंग कर्मचारियों का रवैया, और डी है आवश्यक दिशा निर्देशों की कमी। तो फ्रेंड बी जो है अव्यवहारिक और लेन देन लागत, बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 144 क्वेश्चन है, एक बैंक की ईंट और मोटार शाखा में वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कम आय वाले लोगों द्वारा वहन की जाने वाली लागत क्या है? तो ए है परिवहन लागत, बी है दिन के दौरान अपनी कमाई छोड़कर वे शाखाओं में जाते हैं, सी है विकल्प 1 और 2 दोनों, और डी है उच्च राशि के शुल्क जो उनके लिए वहन करने योग्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड सी, विकल्प 1 और 2 दोनों, मतलब ऊपर के 1 और 2 दोनों होंगे फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड 145 क्वेश्चन है, कौन सा तकनीकी उत्पाद नहीं है? तकनीकी उत्पाद नहीं है तो ए है ई केवाईसी, बी है एससीपीएस, सी है बीएसबीडीए, और डी भी बीएसबीडीए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, बीएसबीडीए। ठीक है, बीएसबीडीए इज अ राइट आंसर। इसके बाद 146 क्वेश्चन है फ्रेंड, ईसीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ए है फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं, बी है इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली, सी है इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सर्विसेज, और डी है आसान समाशोधन सेवाएं। तो ए ऑप्शन होगा फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स समावेशन सेवाएं। ठीक है, ईसीएस का फुल फॉर्म होता है। यदि फ्रेंड आपने इसका इंग्लिश वर्जन नहीं देखा है क्वेश्चन आंसर का, तो उसका भी वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं यदि हिंदी वर्जन आपको समझ में नहीं आता है तो। बाकी क्वेश्चन आंसर आपको आईबीपी के एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे, तो आपको बस इन क्वेश्चन को याद रखना है और टिक लगाना है। ठीक है, 147 क्वेश्चन है फ्रेंड, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ए है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, बी है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, सी है काल्पनिक इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, डी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसका जो बी ऑप्शन है फ्रेंड राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 148 क्वेश्चन है, सीटीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ए है स्थानांतरण प्रणाली की जांच करें, बी है चेक ट्रैक्शन सिस्टम, सी है क्लियरेंस ट्रांसफर सिस्टम, डी है स्थानांतरण प्रणाली की जांच करें। तो इसका राइट आंसर होगा बी, चेक ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, इज अ राइट आंसर। 149 क्वेश्चन है फ्रेंड, एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ए है स्वयं सहायता समूह, बी है एकमात्र सहायता समूह,
सी है एकमात्र सहायता समूह और डी है स्वयं सहायक गिरोह। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ए, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, जिसको कि हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है फ्रेंड इंग्लिश में, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 150 क्वेश्चन है, स्वयं सहायता ग्रुप जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का समूह कोष क्या है। तो ए है फ्रेंड एसएचजी सदस्यों की बचत और सदस्यों पर बकाया आंतरिक ऋण। बी है एसएचजी के एसबी खाते में जमा बचत। यहाँ पर सी है सहायक एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता। और डी है एसएचजी शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कॉपर्स राशि। तो फ्रेंड ए वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो ए वाले पे आप टिक लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर जो है कि पार्ट 3 में 50 क्वेश्चन करा दिए फ्रेंड, जो कि हिंदी में है। तो फ्रेंड यदि आप अपना आईबीपी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और यही क्वेश्चन हूबहू आएगा और आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा फ्रेंड, और आप इजीली तरीके से आईबीपी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।